विद्यार्थियों, ई कंटेंट और वीडियो की इस कड़ी में आज मैं आपको कॉरपोरेट अकाउंटिंग के जो टॉपिक हैं, अंशों का निर्गमन, उससे संबंधित कुछ और बातें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अपन इसमें लेते हैं अंश निर्गमन प्रक्रिया, यानी अंशों का निर्गमन है वो किस तरह से उसकी शुरुआत होती है, कंपनी द्वारा कैसे इसको प्रारंभ किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी सार्वजनिक कंपनी है वह अपनी पूंजी अंशों के द्वारा ही एकत्रित करती है। तो इसके लिए वो क्या प्रक्रिया अपनाती है उसका थोड़ा सा विवरण मैं आपको देने जा रहा हूँ। कंपनी द्वारा सामान्य जनता को अंश क्रय करने के लिए आमंत्रित करने के लिए प्रविवरण जारी किया जाता है। प्रविवरण का तात्पर्य है कि कंपनी का ऐसा प्रलेख है जिसमें कंपनी के अंश निर्गमन की प्रक्रिया से जुड़ी समस्त बातें दी हुई होती हैं, और कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के अंश क्रय करना चाहता है वो उसका अध्ययन करके ही कंपनी के अंश क्रय कर सकता है। एक तरह से अपन कह सकते हैं कि अंश के लिए जनता को आमंत्रित करने के लिए कंपनी का विज्ञापन एक तरह से प्रविवरण होता है। कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी के अंश क्रय करना चाहता है तो वर्तमान समय में इसके लिए उसको डीमेट अकाउंट खोलना ज़रूरी है, जो किसी भी सार्वजनिक बैंक में खोला जा सकता है। डीमेट अकाउंट का मतलब है डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट, यानी इसमें जो भी वो अंश या प्रतिभूति वगैरह खरीदेगा वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही रहेगी। भौतिक रूप से वो उसके पास रखने की उसको आवश्यकता नहीं है, वो बैंक के पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही रहेगी। तो वर्तमान समय में डीमेट अकाउंट खोलना आवश्यक कर दिया गया है। तो जो भी व्यक्ति जिसको कंपनी के अंश क्रय करने होते हैं उसको डीमेट अकाउंट भी खोलना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के अंश क्रय करना चाहता है तो सबसे पहले कंपनी को उसके लिए आवेदन करता है, और आवेदन के साथ एक निश्चित आवेदन राशि भी कंपनी के बैंक के पास जमा करा देता है। जब अंश आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होती है उसके बाद कंपनी अंशों के बंटन की कार्यवाही प्रारंभ करती है, और एक सार्वजनिक कंपनी है उसके लिए अंश बंटन पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। एक सार्वजनिक कंपनी अंशों का बंटन तब तक नहीं कर सकती जब तक कि उसको न्यूनतम अभिधान राशि प्राप्त नहीं हो जाती। न्यूनतम अभिधान राशि का मतलब है कि कंपनी ने जितने अंशों का निर्गमन किया है उनका जो निर्गमन मूल्य है उसके कम से कम 90% के बराबर कंपनी के पास आवेदन आ जाने चाहिए। यानी जितना निर्गमन मूल्य है उसके कम से कम 90% को सामान्य जनता द्वारा क्रय कर लिया जाना चाहिए, तभी कंपनी अंशों का बंटन कर सकती है। अगर उसको न्यूनतम अभिधान राशि प्राप्त नहीं होती है तो कंपनी अंशों का बंटन नहीं कर सकती। दूसरा, आवेदन पत्र पर देय रकम अंश के अंकित मूल्य के 25% से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अंश का अंकित मूल्य 100 रुपये है तो कम से कम 25 रुपये आवेदन के साथ कंपनी द्वारा मांगे जाने चाहिए। और कंपनी जो है अपना जो निर्गम है वो अधिकतम 30 दिनों के लिए खुला रख सकती है। इन 30 दिनों में अगर उसको न्यूनतम अभिधान राशि प्राप्त नहीं होती है, अर्थात कि उसने जितने अंश निर्गमित किए हैं उसके कम से कम 90% को क्रय करने के लिए या उसके 90% मूल्य के लिए आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, तो कंपनी अंशों का बंटन नहीं कर पाएगी, और उसके बाद आवेदकों को जो भी आवेदन राशि कंपनी को प्राप्त हुई है अगले 15 दिनों में उसको लौटानी पड़ेगी।
नियम कंपनी अधिनियम के द्वारा बनाए गए हैं कि प्रत्येक मांग की राशि अंशों के अंकित मूल्य के 25% से अधिक नहीं हो, दो लगातार मांगों के बीच कम से कम 1 माह का अंतर हो और प्रत्येक सदस्य को इसके बारे में 14 दिन पहले सूचना मिलनी चाहिए। यानी जो मांग की राशि है, यानी मांग की जो किस्त है, वो अंशों के अंकित मूल्य के 25% से ज़्यादा नहीं होगी। और दो लगातार मांग, अगर मान लो एक ही मांग में या एक ही किस्त में पूरी राशि नहीं मांगी गई है, उसको अलग अलग 2 या 3 मांगों में मांगा जाता है, तो दो लगातार मांगों के बीच कम से कम 1 माह का अंतर होना आवश्यक है। और इसके लिए जो भी कंपनी के सदस्य हैं, सदस्य कौन होते हैं, जो कंपनी के अंशधारी होते हैं, उनको कम से कम 14 दिन पहले इस मांग को मांगे जाने की सूचना मिल जाती है। इसके पश्चात अगला बिंदु अपन लिस्ट में लेते हैं अंश निर्गमन मूल्य। यानी अंशों का जो निर्गमन मूल्य है वो क्या होता है। सामान्यतः जो कंपनी अंश जारी करती है तो उसका एक निर्गमन मूल्य निश्चित करना होता है। वो निर्गमन मूल्य निम्न 3 प्रकार से हो सकता है। पहला नंबर 1 है सम मूल्य पर निर्गमन, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पर वैल्यू। यानी अंशों का जो अंकित मूल्य है वो उसका सममूल्य होता है। जैसे मान लीजिए अंश का अंकित मूल्य 100 रुपये है और कंपनी ने उस अंश को 100 रुपये पे निर्गमित किया है, तो उसे अपन कहेंगे सममूल्य पर निर्गमन। दूसरा है प्रीमियम पर निर्गमन। यदि कंपनी अंश के अंकित मूल्य से अधिक मूल्य निर्गमन पर प्राप्त करती है या निर्गमित मूल्य रखती है, तो जो अधिक मूल्य है वो उसको अपन कहेंगे प्रीमियम। जैसे मान लीजिए अंकित मूल्य 100 रुपये है और कंपनी ने 125 रुपया निर्गमित मूल्य रखा है, तो जो 25 रुपया अतिरिक्त कंपनी ले रही है उसको अपन कहेंगे प्रीमियम या प्रब्याजी हिंदी में कहते हैं। अंग्रेजी में सामान्यतः यही चलता है, सिक्योरिटी प्रीमियम इसको बोलते हैं। और तीसरा बट्टे पर निर्गमन। यानी जब कंपनी उसके अंकित मूल्य से कम मूल्य पर अंश का निर्गमन करती है तो उसे बट्टे पर निर्गमन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपये का अंश है और कंपनी ने उसे मान लीजिए 90 रुपये पे जारी किया है, तो ये 10 रुपये का जो कमी की है वो उसका बट्टा कहलाता है, तो इसे बट्टे पर निर्गमन कहेंगे। किंतु कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 में अंशों का बट्टे पर निर्गमन वर्तमान में कानून द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया है। यानी कंपनी अब 2013 के बाद में अंशों का बट्टे पर निर्गमन नहीं कर सकती। तो इस प्रकार ये अंश निर्गमन के संबंध में कुछ मुख्य मुख्य बातें आपको मैंने बताई हैं। आगे भी इसी क्रम में कुछ और बातें इसके संबंध में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, बीच में तकनीकी खराबी के कारण कुछ समय के लिए मेरी आवाज़ बंद हो गई थी, तो अंशों पर मांग के संबंध में मैं आपसे वापस चर्चा करने जा रहा हूँ। कंपनी द्वारा जो अंश निर्गमित किए जाते हैं उनका जो निर्गमन मूल्य होता है उसकी कुछ राशि या कुछ भाग है वो आवेदन के साथ मांगा जाता है, कुछ भाग बंटन के साथ मांग लिया जाता है, और जो शेष राशि बचती है उसे मांग राशि कहते हैं, जिसे एक किस्त में भी मांग सकती है कंपनी, एक से अधिक किस्तों में भी मांग सकती है। तो जब एक से अधिक किस्त में मांगती है तो उसे अपन कहेंगे प्रथम मांग या फर्स्ट कॉल, द्वितीय मांग या सेकंड कॉल, तृतीय मांग या थर्ड कॉल, इस तरह से उनको बोला जाता है। इस मांग राशि के संबंध में भी कुछ नियम कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रत्येक मांग की राशि अंश के अंकित मूल्य से के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जैसे मान लीजिए अंश का अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो जो मांग राशि है, प्रत्येक मांग राशि है वो 25 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार दो लगातार मांगों के बीच कम से कम 1 माह का अंतर होना चाहिए। यानी कंपनी एक से अधिक मांग मांगती है तो जो दो लगातार मांगे हैं, यानी एक मांग मांगने के बाद में दूसरी मांग है वो कम से कम 1 महीने बाद ही मांगी जा सकती है। और प्रत्येक सदस्य को इस बारे में 14 दिन पहले सूचना मिलनी चाहिए। यानी सदस्य जो कंपनी के अंशधारी हैं, जिन्होंने कंपनी के अंश क्रय कर रखे हैं, वो कंपनी के सदस्य होते हैं, तो उनको मांगे जाने के संबंध में 14 दिन पहले कंपनी द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।